हमारी धरती के कितने उपग्रह हैं? एक चांद नहीं, सक्रिय रूप से कम 3,500 और हर साल बढ़ती जा रही इनकी संख्या। इसरो से लेकर एलन मस्क तक अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों की संख्या में हर साल इजाफा करने का हौसला बनाए हुए हैं। बीते सप्ताह इसरो ने अपने विश्वसनीय रॉकेट PSLV की सहायता से ओशियनसैट 3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर अपनी अपनी कक्षाओं में सफलता से स्थापित किया। आखिर क्या है उपग्रहों को लगातार अंतरिक्ष में भेजने का यह कारोबार और इसके सरोकार? पृथ्वी की परिक्रमा सिर्फ एक चांद द्वारा ही नहीं की जाती, हजारों चांद प्राकृतिक और कृत्रिम इस काम में जुटे हुए हैं। यह कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इन सभी के काम और जीवन काल अलग अलग अवश्य हो सकते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी के विभिन्न कक्षाओं सहित अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हुए उनकी निगरानी में अनावरत लगे हुए हैं। इनमें से आधे से अधिक उपग्रह अपनी आयु पूरी कर नष्ट हो चुके हैं या मृत नॉन फंक्शनल हो आकाशगंगा में विलीन हो चुके हैं। यही वजह है कि किसी साफ मौसम में रात के समय में आसमान में देखने पर किसी न किसी उपग्रह के यूं ही दिख जाने की संभावना बनी रहती है। अब तो आलम यह है कि अंतरिक्ष में दिनों दिन उपग्रह की बढ़ती संख्या अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए चिंता का सबब बनने लगी है। किसी अन्य उपग्रह से टकराने, नष्ट उपग्रह के कचरे से दूसरे उपग्रह का काम प्रभावित होने, टेलीस्कोप से अंतरिक्ष पर निगरानी रखने के काम में व्यवधान पड़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ज़ॉम्बी उपग्रह ने भी अन्य उपग्रहों के लिए खतरा पैदा करना शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने समय समय पर ज़ॉम्बी उपग्रह यानी ऐसे उपग्रह जो जीवन काल पूरा कर अक्रियाशील अथवा नष्ट कर दिए जाते थे की फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने में सफलता प्राप्त की है। आधिकारिक रूप से ज़ॉम्बी उपग्रह के होने की पुष्टि वर्ष 2013 में तब हुई जब ब्रिटिश अंतरिक्ष वैज्ञानिक फिल विलियमसन ने रेडियो पर LES-1 नामक उस उपग्रह की फ्रीक्वेंसी प्राप्त की जिसे यूनाइटेड एयरफोर्स ने 1965 में प्रक्षेपित किया था और 1967 में उस पर से वैज्ञानिकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। बाद में उसे मृत अथवा नष्ट मान लिया गया था। ज़ॉम्बी उपग्रह से संपर्क स्थापित होने की सबसे हाल ही की घटना 2020 की है। कनाडाई स्टार टेली को LES-5 नामक मृत घोषित उपग्रह से रेडियो संदेश प्राप्त हुए। इससे पहले वर्ष 2018 में भी स्टार्क का संपर्क नासा द्वारा प्रक्षेपित इमेज IMAGE नामक उपग्रह से हुआ जो वर्ष 2005 में नियंत्रण से बाहर हो गया था और आकाशगंगा में कहीं गुम हो गया था। तो जिस प्रकार इंसानी दुनिया में ज़ॉम्बी के अस्तित्व की बात डर और दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी है, वैसे ही दहशत और डर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को भी है। उनके डर का कारण ज़ॉम्बी उपग्रह को अनियंत्रित होना और कभी भी किसी स्पेस स्टेशन या अन्य उपग्रह को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना है। स्पेस स्टेशन और कार्यरत उपग्रह को नुकसान पहुंचाने के अतिरिक्त ये ज़ॉम्बी उपग्रह धरती और यहाँ पर रहने वाले इंसानों के लिए भी काफ़ी खतरा बन सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हाल ही में चीन द्वारा प्रक्षेपित लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का अनियंत्रित हो जाना और पृथ्वी के वायुमंडल में लौट आना था। 5 नवंबर 2022 को 25 टन के इस रॉकेट ने प्रशांत महासागर में गिरने से पहले इतनी दहशत फैलाई कि स्पेन को अपने एयरपोर्ट बंद कर सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। इसके पूर्व कई बार ऐसी ज़ॉम्बी या अनियंत्रित रॉकेट उपग्रह से धरती पर बड़ी मात्रा में तबाही मचने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने और वहां स्थायी स्पेस स्टेशन बनाने की वैश्विक होड़ और आपाधापी आखिर किस लिए? जवाब यह है कि धरती पर सुपर पावर बनने की अमेरिका और रूस की होड़ ने शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष में दबदबा कायम करने की महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। 1957 में दुनिया के सबसे पहले उपग्रह स्पुतनिक 1 को प्रक्षेपित कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के काम में रूस ने बाजी मारी। 1958 में जब तक अमेरिका अपने उपग्रह एक्सप्लोरर 1 को प्रक्षेपित करने में सफलता प्राप्त करता, उससे पहले ही रूस ने दूसरे उपग्रह स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष में भेजकर बढ़त बना ली। इस उपग्रह का मुख्य काम पृथ्वी के वातावरण की जानकारी एकत्र करना था, लेकिन अमेरिका और कुछ अन्य देश मानते थे कि यह उनकी जासूसी के लिए था। इस प्रकार वातावरण की निगरानी और संचार व्यवस्था में सहयोग के नेक उद्देश्य के साथ शुरू हुए उपग्रह कार्यक्रम आज एक देश द्वारा दूसरे देश की जासूसी
और उस पर वर्चुअल नियंत्रण हासिल करने में तब्दील हो गए हैं। कार्य और उद्देश्य के आधार पर उपग्रह को एस्ट्रोनॉमिकल, बायोसैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेटरी, नेविगेशन, मिलिट्री, रिकॉग्निशन, मिनिएचर, टीदर, वेदर आदि में विभक्त किया जाता है। आरंभिक दिनों में उपग्रह प्रक्षेपण की होड़ जहां अमेरिका और रूस के बीच ही सीमित थी, वहीं आज चीन और भारत एक दमदार प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे हैं। भारत व अन्य देशों के उपग्रह कार्यक्रम के बीच मूलभूत अंतर यह है कि जहां अन्य देश अपने अधिकांश उपग्रहों का उपयोग दूसरे देशों की जासूसी के लिए करते हैं, वहीं भारतीय उपग्रह कार्यक्रम देश में पर्यावरण से संबंधित जानकारी, डायरेक्ट टू होम संचार प्रणाली, नेविगेशन और तार रहित दूरसंचार के उद्देश्य पर आधारित हैं। 1975 में आर्यभट्ट के साथ शुरू हुई भारतीय उपग्रह कार्यक्रम सफलता के साथ मितव्ययिता के नए आयाम गढ़ रहा है। आज दुनिया के तमाम देश भारत से अपना उपग्रह लॉन्च करवाने के लिए उत्सुक हैं। आज शिक्षा, इंटरनेट सेवा, विलुप्त होते जीव की निगरानी, कृषि सहित अंतरिक्ष पर्यटन के लिए भी उपग्रहों का जमकर उपयोग होने लगा है। पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान की बात होने के कारण उपग्रह कार्यक्रम जहां सरकार और सरकारी एजेंसियों तक ही सीमित थे, वहीं अब इस क्षेत्र में निजी स्पेस कंपनियों की भी सशक्त भागीदारी देखने को मिल रही है। एलन मस्क के स्पेसएक्स और भारतीय स्काई रूट एरोस्पेस सहित कई अन्य निजी कंपनियां इस क्षेत्र में पांव पसार रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किफ़ायती तरीके से निजी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जा सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।